जीवन एक अजीब पहेली है। यह कभी फूलों की सेज होता है तो कभी कांटों का बिस्तर। जो आज आसमान में उड़ रहा होता है वह कल धरती पर औंधे मुंह गिर सकता है। और जो आज गरीबी की दलदल में फंसा है वह कल अपनी मेहनत और ईमानदारी से दुनिया की ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन क्या हर कोई अपने कर्मों का फल सही समय पर पहचान पाता है? क्या एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन इस कहानी में यही सवाल उठते हैं और उनके जवाब वक्त खुद देता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने प्यार में पड़कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन क्या यह सचमुच देर थी? क्या वक्त ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी छोड़ा था? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से हैं। आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूँ तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही खतरनाक, सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियां लेकर हम फिर आएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक साधारण पानी पूरी बेचने वाला अपनी छोटी सी दुकान पर रोज मेहनत करता था। उसका नाम रमेश था। गरीबी से जूझते हुए भी उसके सपने ऊंचे थे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी इकलौती बेटी राधिका के लिए। उसकी दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, और जब शाम ढलने लगती तो राधिका भी अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर आ जाती। छोटी उम्र से ही उसने अपने पिता का संघर्ष देखा था, इसलिए वह जानती थी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। राधिका पढ़ाई में बेहद तेज थी, लेकिन क्या गरीबी के दलदल में फंसे लोग अपने सपनों को सच कर सकते हैं? क्या केवल मेहनत से समाज की ऊंची दीवारें गिराई जा सकती हैं? रमेश ने तय कर लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह अपनी बेटी को एक उज्ज्वल भविष्य देगा। लेकिन क्या तकदीर भी उसके इस इरादे में उसका साथ देगी? राधिका का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन उसके पिता रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठते, अपनी पानी पूरी की ठेली सजाते और पूरे दिन मेहनत करते ताकि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकें। राधिका भी जानती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उसने हमेशा पढ़ाई को ही अपनी प्राथमिकता बनाई। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी और पूरे दिन थे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती थी। लेकिन क्या समाज सच में एक गरीब की मेहनत को पहचानता है? क्या एक साधारण पानी पूरी बेचने वाले की बेटी का बड़ा सपना देखना सही था? समय बीतता गया और राधिका ने 12वीं की परीक्षा टॉप अंकों से पास कर ली। यह रमेश के लिए गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही एक नई चिंता भी थी। अब आगे क्या? राधिका को पढ़ने का जुनून था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। रमेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या वह अपनी बेटी के सपनों को अधूरा छोड़ दे या फिर किसी तरह पैसे जुटाकर उसे आगे भेजे? उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजेगा। वह दिन भर और मेहनत करने लगा, रात को भी दुकान खोलने लगा और धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगा। क्या उसकी यह मेहनत रंग लाएगी? क्या किस्मत भी उसका साथ देगी? आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद रमेश ने राधिका के दिल्ली जाने के लिए पैसे जोड़ लिए। वह दिन आ गया जब राधिका पहली बार अपने पिता से दूर जाने वाली थी। स्टेशन पर जब ट्रेन छूटने वाली थी तो रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मेहनत करना मत छोड़ना,
हमारा परिवार गरीब हो सकता है, लेकिन हमारी सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर राधिका भी रो पड़ी, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और वादा किया कि वह अपने पिता का सिर हमेशा ऊंचा रखेगी। क्या यह वादा सच हो पाएगा? क्या राधिका अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? दिल्ली आने के बाद राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहां की तेज रफ्तार, जिंदगी, नए दोस्त और पढ़ाई का दबाव, सब कुछ अलग था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात अरविंद से हुई। अरविंद एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन वह घमंडी नहीं था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और राधिका की मेहनत को देखकर उसका बहुत सम्मान करता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोनों साथ पढ़ते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे की जिंदगी के संघर्षों को समझते। क्या यह दोस्ती प्यार में बदल जाएगी? क्या यह रिश्ता राधिका के लिए अच्छा साबित होगा? समय के साथ अरविंद और राधिका का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे एक ही कमरे में रहने लगे, साथ में खाना बनाते, साथ में पढ़ाई करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। इस दौरान अरविंद का चयन पुलिस विभाग में एएसपी के पद पर हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब अरविंद ने यह खुशखबरी राधिका को दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने फैसला किया कि वे शादी कर लेंगे। जब राधिका ने यह बात अपने पिता को बताई तो रमेश फूले नहीं समाये। उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, लेकिन हमेशा अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना। क्या यह नई जिंदगी वाकई खुशहाल होगी? क्या अरविंद और राधिका का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहेगा? शादी के 2 महीने बहुत अच्छे बीते। अरविंद और राधिका एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर अरविंद की पोस्टिंग बनारस में हो गई। जाते समय उसने राधिका से कहा, तुम दिल्ली में ही रहो और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करो। मैं ड्यूटी पर हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राधिका ने इस बात को समझा और उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। क्या यह फैसला सही था? क्या दूरियां उनके रिश्ते को प्रभावित करेंगी? शुरुआती दिनों में अरविंद रोज फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दूरियां फैसला सही था। इन धीरे धीरे कॉल्स कम होते गए। फिर एक दिन उसने फोन करना बिल्कुल बंद कर दिया। राधिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने हजारों बार फोन किया, लेकिन अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पूरी तरह टूट गई। क्या अरविंद सच में उसे भूल गया था? क्या उसके जीवन में कोई और आ गया था? राधिका ने जितना सोचा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बुरा उसके साथ होने वाला था। एक दिन वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद अरविंद काम में बहुत व्यस्त होगा, शायद कोई इमरजेंसी होगी या फिर कोई और वजह होगी जिससे वह फोन नहीं कर पा रहा था। लेकिन सवाल यह था कि क्या सच में अरविंद इतना व्यस्त था कि उसे एक कॉल करने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। राधिका का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, क्या वह बनारस जाकर खुद सच का पता लगाए, लेकिन वह अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। अगर वह अभी अपनी पढ़ाई छोड़कर चली जाती तो क्या वह अपने सपने को पूरा कर पाती? क्या अरविंद ही उसका सपना था या फिर वह सपना था जो उसने अपने पिता को दिया था, एक दिन अफसर बनने का, अपने परिवार की गरीबी खत्म करने का? राधिका ने खुद को किसी तरह समझाया और पढ़ाई में लगी रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह अरविंद की बेवफाई का एहसास करने लगी थी। फिर भी उसके पास कोई सबूत नहीं था। समय बीतता गया और अरविंद से कोई खबर नहीं आई। इस बीच राधिका ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। उसे अपने दर्द को ताकत में बदलना था। उसे अपने पिता का सपना पूरा करना था। लेकिन क्या वह अपने दिल को समझा पाई थी? क्या उसकी भावनाएं उसे तोड़ नहीं रही थीं? उधर बनारस में अरविंद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां उसकी मुलाकात एक अमीर लड़की मोना अडानी से हुई थी। मोना खूबसूरत थी, लेकिन लालची और चालाक भी। उसने अरविंद की जिंदगी में धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। शुरू में तो अरविंद को लगा
कि मोना सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन मोना के इरादे कुछ और ही थे। वह अरविंद को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। क्या अरविंद इतना कमजोर था कि वह अपनी शादी और राधिका को भूलकर इस जाल में फंस जाएगा? धीरे धीरे मोना ने अरविंद को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसने दिखावे का प्यार जताया, उसके साथ घूमी, उसे महंगे गिफ्ट्स देने लगी और धीरे धीरे अरविंद को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरविंद भी मोना के प्यार में अंधा हो गया था। उसने राधिका को पूरी तरह से भुला दिया। उसके मन में अब बस मोना ही थी। क्या यह सिर्फ मोना का जादू था या फिर अरविंद की खुद की कमजोरी थी? क्या वह सच में राधिका को भूल चुका था या फिर वह अपनी ही भूल को नजरअंदाज कर रहा था? फिर एक दिन मोना ने अरविंद से शादी करने की बात की। अरविंद ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसने राधिका के साथ किए गए हर वादे को तोड़ दिया, हर कसम भूल गया। उसने राधिका को एक बार भी यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि वह दूसरी शादी कर रहा है। क्या यही सच्चा प्यार था? क्या अरविंद ने कभी राधिका से सच में प्यार किया था या फिर वह बस परिस्थितियों का खेल था? शादी के कुछ ही महीनों में मोना का असली चेहरा सामने आने लगा। वह अरविंद के पैसे उड़ाने लगी। वह हर दिन महंगे गहने, कपड़े और गाड़ियां खरीदती और धीरे धीरे अरविंद की सारी बचत खत्म होने लगी। लेकिन अरविंद को तब तक कोई होश नहीं था। वह मोना के मोह में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। क्या यह वही अरविंद था जो कभी एक ईमानदार पुलिस अफसर बनने का सपना देखता था? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से इतना अंधा हो चुका था? धीरे धीरे मोना ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब अरविंद के पास पैसे नहीं बचे, जब उसकी नौकरी तक चली गई, तब मोना ने भी उसे छोड़ दिया। वह अपने किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ी। अरविंद अब अकेला था, बेरोजगार था और कर्ज में डूब चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, जिसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा, अब वह खुद सजा भोग रहा था। लेकिन क्या यह सजा काफी थी? क्या वह अपने किए पर सच में पछता रहा था? अब अरविंद के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके दोस्त उसे पहचानने से इनकार करने लगे थे। उसका परिवार भी उससे दूर हो चुका था। उसे अब खाने तक के पैसे नहीं थे। आखिर में वह एक भिखारी बन गया। वह बनारस के एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगा। क्या कोई सोच सकता था कि एक दिन जो आदमी एक पुलिस अफसर बनने वाला था, वह आज मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए मजबूर होगा? क्या यह उसी के कर्मों का फल था? उधर राधिका अपने सपने को पूरा करने में लगी हुई थी। उसने अपने सारे दर्द को भूलकर अपनी पढ़ाई को अपनी ताकत बना लिया था। उसने यूपीएससी परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में पास कर गई। यह उसकी मेहनत और उसके संघर्ष की जीत थी। उसने वह कर दिखाया था जो लाखों लोग करने का सपना देखते हैं। क्या यही नियति थी? क्या अरविंद की बेवफाई ने ही राधिका को और मजबूत बना दिया था? जब राधिका को पहली पोस्टिंग मिली तो उसकी तैनाती बनारस में ही हुई। यह संयोग था या फिर किस्मत का खेल? उसने सबसे पहले तय किया कि वह अपनी पहली सुबह मां दुर्गा के मंदिर में जाकर दर्शन करेगी। यह वही मंदिर था जहां अरविंद अब भीख मांग रहा था। लेकिन क्या उसे पता था कि वहां उसे कौन मिलने वाला है? क्या अरविंद अब भी राधिका को पहचान पाएगा? सुबह का समय था। बनारस का वह प्रसिद्ध मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। हर तरफ घंटियों की गूंज थी। आरती की मधुर ध्वनि वातावरण में घुली हुई थी। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक टूटा हुआ इंसान इस आध्यात्मिक शांति से बिल्कुल अनजान था। वह अरविंद था, कभी एक होनहार पुलिस अधिकारी और अब एक दीनहीन भिखारी। उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी सरकारी वर्दी पहनता था, समाज में सम्मानित था। अब उसकी पहचान सिर्फ एक भूखा गंदे कपड़ों में लिपटा जिंदगी से हार चुका इंसान थी। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस पेट की आग बुझाने के लिए वह आने जाने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाता था।
उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार पर एक चमचमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी। चारों तरफ हलचल मच गई। एक महिला अफसर उतरी, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सफेद साड़ी, सधी हुई चाल और आंखों में तेज, यह थी राधिका, जो अब बनारस की डीएम बन चुकी थी। आज उसका पहला दिन था और उसने तय किया था कि अपनी पहली सुबह मां दुर्गा के दर्शन से शुरू करेगी। उसके साथ सुरक्षाकर्मी भी थे, जो लोगों को रास्ता देने के लिए खड़े हो गए। भक्तजन उसे देखने लगे। एक गरीब पानीपुरी वाले की बेटी, जिसने अपनी मेहनत से इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। क्या उसे भी मालूम था कि आज यहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है? राधिका मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी नजरें सामने थीं, लेकिन अचानक उसकी नजर एक भूखे गंदे आदमी पर पड़ी, जो हाथ फैलाए भीख मांग रहा था। जैसे ही उसकी आंखों ने उस इंसान का चेहरा पहचाना, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। यह कौन था? क्या यह वही इंसान था जिसने कभी उससे बेइंतहा प्यार का दावा किया था? क्या यह वही अरविंद था जिसने उसे छोड़कर एक लालची लड़की के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था? राधिका का मन कई भावनाओं से भर उठा। आश्चर्य, गुस्सा, दर्द और शायद कहीं न कहीं एक हल्की सी सहानुभूति भी। लेकिन क्या वह इस इंसान को माफ कर सकती थी? क्या यह वही अरविंद था जो कभी उसके सपनों को साझा करता था, लेकिन फिर उसे अधूरे सपनों के साथ छोड़ गया था? उधर अरविंद ने भी राधिका को देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। उसके लिए वह बस एक अमीर महिला थी, जिससे वह भीख की उम्मीद कर रहा था। वह अपने कांपते हाथों से कटोरा आगे बढ़ाकर बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो मैडम, कई दिनों से भूखा हूं। राधिका ने उसकी आवाज सुनी और भीतर तक कांप गई। यह वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए उसने कितनी रातें जाग कर बिताई थीं, लेकिन अब यह आवाज कमजोर थी, टूटी हुई थी। क्या अरविंद सच में इस कदर गिर चुका था? क्या वक्त ने उसके साथ ऐसा न्याय किया था? वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अरविंद, क्या तुमने मुझे पहचाना? अरविंद चौंका। उसने सिर उठाकर राधिका को ध्यान से देखा। यह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन क्या यह मुमकिन था? उसकी आंखें उस तेजस्वी महिला की आंखों से टकराईं और तभी जैसे बिजली सी उसके दिमाग में कौंधी। यह राधिका थी, वही राधिका जिसे उसने कभी प्यार किया था, फिर छोड़ दिया था। लेकिन वह तो गरीब थी, संघर्ष कर रही थी, फिर वह यहाँ एक सरकारी गाड़ी में डीएम बनकर कैसे आ गई? अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने फर्ज को छोड़ा और एक लालची लड़की के पीछे भागकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह कांपते हुए राधिका के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन क्या राधिका उसे माफ कर सकती थी? क्या उसे एक और मौका देना चाहिए था, या फिर उसे अपने कर्मों की सजा भुगतने देना चाहिए था? राधिका स्तब्ध खड़ी थी। उसके सामने वही आदमी पड़ा था जो कभी उसकी दुनिया था, जिसके साथ उसने जीवन के हर सपने को बुना था। लेकिन वही आदमी आज उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। वक्त ने कैसा खेल खेला था? क्या यही इंसान था जिसने कभी प्यार के नाम पर उसे ठुकरा दिया था? क्या यही वह अरविंद था जो कभी उसे जीवन भर साथ निभाने के वादे किया करता था? राधिका के अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। क्या उसे अरविंद के हालात पर दया आनी चाहिए थी, या फिर उसे उसकी करनी की सजा मिलने देना चाहिए था? उसकी आंखों के सामने वह सारी तकलीफें तैरने लगीं जो उसने तब सही थीं जब अरविंद ने उसे अचानक छोड़ दिया था। वे सारे दिन जब वह उसकी राह ताकती थी, वे सारी रातें जब वह रो रोकर सो जाती थी। लेकिन आज अरविंद का यह हाल देखकर क्या वह खुश थी? क्या बदला लेने की यह भावना उसे सुकून दे रही थी? अरविंद अब भी राधिका के पैरों में पड़ा हुआ था। उसके फटे हुए कपड़े, धूल से सने बाल, चेहरे पर भूख और बेबसी की छाप साफ नजर आ रही थी। वह एक बार फिर कांपते हुए बोला, राधिका, मुझे माफ कर दो।
मैंने जो कुछ भी किया उसका अंजाम देखो। मैं बर्बाद हो चुका हूं। तुमसे दूर जाकर मैंने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपना सम्मान, अपना भविष्य, सब कुछ खो दिया। राधिका ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, जब मैंने तुम्हें बेइंतहा प्यार किया, तब क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? जब तुमने दूसरी शादी की, तब क्या तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा था? जब तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तब क्या तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य था? अरविंद सिर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। आज वह खुद को दुनिया के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उस दिन उसने मोना की झूठी मोहब्बत को ठुकरा दिया होता, अगर वह राधिका के साथ ईमानदार रहता, तो शायद आज उसकी यह हालत नहीं होती। राधिका ने लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। वह एक अधिकारी थी। उसके लिए अपने निजी जीवन और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना जरूरी था। लेकिन क्या वह अपने दिल की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती थी? कुछ ही क्षणों में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग फुसफुसाने लगे थे, अरे यह डीएम साहिबा का पति था, यह आदमी जो आज भीख मांग रहा है, कभी एक पुलिस अफसर था। राधिका के लिए यह निर्णय लेना कठिन था। वह चाहती तो उसे उसी हाल में छोड़ सकती थी, यह उसकी करनी की सजा थी। लेकिन क्या अरविंद का पछतावा सच्चा था? क्या वह सच में अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था? राधिका ने अरविंद की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, अगर तुम सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो अपने लिए फिर से जीने का रास्ता बनाओ। तुम यहां यूं ही भीख मांगकर मर नहीं सकते। अगर तुमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है तो खुद को दोबारा साबित करो। अरविंद ने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं क्या करूं राधिका? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना नौकरी, ना घर, ना इज्जत। मैं अब कहां जाऊं? राधिका ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया, इन्हें पास के पुनर्वास केंद्र ले जाओ। इन्हें नहाने, खाने और रहने की जगह दो। मैं इनके लिए कुछ काम का इंतजाम करूंगी। अरविंद ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि राधिका उसकी मदद करेगी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है। राधिका ने ठंडी सांस ली। क्योंकि मैंने तुम्हें कभी सच्चे दिल से प्यार किया था, और मैं तुम्हारी तरह प्यार को धोखा देना नहीं जानती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में फिर से शामिल कर लूंगी। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे रही। मैं बस तुम्हें यह दिखा रही हूं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हो। राधिका की यह बातें अरविंद के दिल में घर कर गईं। यह सच था कि उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ खोया था, लेकिन क्या वह अब भी कुछ बचा सकता था? क्या वह दोबारा अपनी जिंदगी संवार सकता था? यह उसके लिए आखिरी मौका था। वह रोते हुए बोला, राधिका, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करने में लगाऊंगा। राधिका ने अरविंद की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे पलटकर मंदिर की ओर बढ़ गई। उसे अपने अतीत को पीछे छोड़ना था। वह अब डीएम राधिका थी, एक मजबूत महिला जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। राधिका के कदम धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। वह जानती थी कि उसने अरविंद की मदद करके एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या यह सही था? क्या अरविंद सच में अपनी गलतियों से सीख पाएगा, या यह भी एक नया छलावा होगा? मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए आगे बढ़ी। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने पहुंचकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में बीते वर्षों की सारी यादें घूमने लगीं। वह बचपन, जब उसके पिता उसे पानीपुरी के ठेले पर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह दिन जब उसने पहली बार दिल्ली में कदम रखा था, और वह पल जब अरविंद ने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन आज जब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता के साथ इस मंदिर में आई थी, तो ईश्वर ने उसे अरविंद के रूप में
एक अनोखा इम्तिहान दे दिया था। क्या यह सब नियति का खेल था? क्या ईश्वर उसे यह दिखाना चाहते थे कि जीवन में हर चीज का हिसाब होता है, कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता? पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी चुपचाप खड़े थे, लेकिन वे भी इस नाटकीय दृश्य से अचंभित थे। डीएम साहिबा का यह अतीत कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा बनारस इस कहानी का गवाह बन रहा था। मंदिर के पुजारी भी उसे देख रहे थे, जैसे वे समझ रहे हों कि यह क्षण केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्म मंथन का था। मंत्रों की ध्वनि के बीच राधिका ने प्रणाम किया और प्रार्थना की, माँ आपने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, और मैं इस मुकाम तक पहुंची। लेकिन अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं सही निर्णय ले पाऊं। क्या मैंने अरविंद को दूसरा मौका देकर सही किया? तभी मंदिर के अंदर से एक वृद्ध साधु आए और बोले, बेटी, यह संसार कर्मों का खेल है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों की गलती के बावजूद मानवता दिखाते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। तुमने जो किया वह सही था। अब आगे बढ़ो और अपने कर्तव्य का पालन करो। राधिका ने उन साधु को प्रणाम किया और आंखें खोलकर मां दुर्गा की मूर्ति की ओर देखा। अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसने अपना अतीत वहीं छोड़ दिया था, मां के चरणों में। अब उसकी नजरें सिर्फ भविष्य पर थीं। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। वह जानती थी कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन इंसान को उन घावों के साथ जीना सीखना पड़ता है। राधिका ने मंदिर से बाहर कदम रखा, गाड़ी में बैठी और शहर की ओर रवाना हो गई। एक नई सुबह, नए संकल्प और नए सफर के साथ। मंदिर से लौटने के बाद राधिका के मन में अब भी कई विचार चल रहे थे। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोच रही थी कि जीवन उसे किस दिशा में ले जा रहा था। उसने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया था, लेकिन आज जब वह अपने मुकाम पर थी, तब भी अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। क्या यह एक परीक्षा थी? क्या अरविंद की दुर्दशा वास्तव में उसके कर्मों का फल थी, या यह भाग्य का क्रूर खेल था? कार तेज गति से बनारस की गलियों से गुजर रही थी। शहर के नज़ारे वैसे ही थे जैसे वह बचपन में देखा करती थी। गंगा के किनारे उमड़ी भीड़ संकरी, गलियों में घूमते साधु, संत ठेले पर चाट और मिठाइयां बेचते दुकानदार और सड़कों पर भागते दौड़ते लोग। लेकिन आज उसकी नजरें किसी और चीज को तलाश रही थीं। अरविंद की टूटी हुई छवि उसके मन से हट नहीं रही थी। वह सोच रही थी, क्या सच में इंसान अपने कर्मों से भाग सकता है? क्या जो उसने किया वह पर्याप्त था? क्या अरविंद अब अपनी गलती सुधार पाएगा, या यह भी उसके जीवन का एक बीता अध्याय बन जाएगा? कुछ ही देर में कार उसके सरकारी आवास पर पहुंच गई। वह बाहर निकली, लेकिन उसके कदम भारी थे। अंदर जाते ही उसने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि पुनर्वास केंद्र से अरविंद की पूरी जानकारी लाई जाए। क्या वह वहां सही स्थिति में है? क्या उसे कोई नौकरी दी जा सकती है? और क्या वह सच में अपने जीवन को फिर से संवारने के लिए तैयार है? रात का समय था। राधिका अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन उसका मन अतीत की यादों में उलझा था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। कभी हमने भी किसी से प्यार किया था, कभी हमने भी किसी पर एतबार किया था, लेकिन वक्त ने ऐसा रंग दिखाया कि जिसने दिल तोड़ा उसे ही फिर संवारना पड़ा। वह लिखते लिखते रुक गई। क्या यह वाकई सही था? क्या उसे यह सब करना चाहिए था? लेकिन फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई, बेटा, जीवन में कभी किसी को उसके बुरे कर्मों के लिए कोसना मत, बल्कि उसे सुधारने का मौका देना। अगर वह सही रास्ते पर लौट आए तो यह तुम्हारी जीत होगी, और अगर ना लौटे तो यह उसकी हार होगी। अगली सुबह पुनर्वास केंद्र से रिपोर्ट आई। अरविंद अब भी वहीं था, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की थी। उसने ना कुछ मांगा, ना कुछ कहा। वह बस एक कोने में बैठा रहा, गुमसुम। राधिका खुद को रोक नहीं पाई। उसने गाड़ी मंगवाई और खुद पुनर्वास केंद्र जाने का फैसला किया।
जब वह वहां पहुंची तो देखा कि अरविंद अब भी उसी स्थिति में था, अकेला, हारा हुआ, खोया हुआ। वह उसके पास गई और बिना किसी भूमिका के बोली, अब क्या सोचा है? क्या हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे या खुद को सुधारोगे? अरविंद ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था, एक नई जागरूकता, एक नई आशा। उसने भारी आवाज में कहा, राधिका, अगर तुमने मुझे यह मौका ना दिया होता तो शायद मैं खुद को खत्म कर चुका होता। लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं। मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। यह वही अरविंद था, लेकिन अब उसमें एक बदलाव दिख रहा था। शायद यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम करवाऊंगी, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे संभालते हो। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारी यह दया कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने अतीत की गलतियों को सुधारने में लगाऊंगा। राधिका बिना कुछ बोले पलटी और वापस अपनी कार में बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसने अपनी तरफ से सब डॉज़ैट हो सादे का बिना है पर बूंद कुछ कर दिया था। अब यह अरविंद पर था कि वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सूरज की पहली किरणें बनारस की गलियों में फैलने लगी थीं। राधिका ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक तैस में ही विचार था, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा बदला यह होता है कि वह किसी को माफ करके आगे बढ़ जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जब अरविंद ने प्यार और रिश्तों को धोखा दिया, तब उसे भी वही पीड़ा झेलनी पड़ी जो उसने राधिका को दी थी। यह हमें सिखाता है कि हम जो भी बीज बोते हैं वही हमें काटने को मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो जीवन हमें सफलता और शांति देता है, लेकिन अगर हम गलत रास्ते चुनते हैं तो अंधकार ही हमारा भाग्य बन जाता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कठिनाइयां केवल उन लोगों को मिलती हैं जो उनमें से निकलने की ताकत रखते हैं। राधिका का संघर्ष यह दिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मेहनत और लगन से इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। गरीब पानीपुरी वाले की बेटी होते हुए भी उसने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, बल्कि अपने पिता के सपनों को साकार किया और डीएम बनकर समाज के सामने एक मिसाल पेश की। यह भी सीख मिलती है कि बदला लेने से ज्यादा ताकतवर होता है किसी को माफ करके आगे बढ़ जाना। राधिका के पास मौका था कि वह अरविंद से बदला ले सकती थी, उसे उसी दर्द में छोड़ सकती थी जिससे वह खुद गुजरी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी ताकत और सफलता को अपने घमंड का कारण नहीं बनाया, बल्कि उसने अरविंद को एक और मौका दिया। यही सच्ची इंसानियत और महानता की पहचान है। कहानी हमें यह भी समझाती है कि धन, दौलत और ऐशो आराम सब कुछ नहीं होता। अरविंद को जब तक नौकरी, पैसा और ताकत मिली हुई थी, तब तक उसे अपने सही और गलत का एहसास नहीं था। लेकिन जब वह सब कुछ खो बैठा, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। यह दिखाता है कि जो लोग गलत रास्तों पर चलते हैं, वे एक ना एक दिन अपने कर्मों की सजा पाते ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर राधिका के पिता ने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित ना किया होता, तो शायद उसकी किस्मत भी किसी आम लड़की की तरह ही होती। लेकिन उसने शिक्षा के दम पर अपनी पहचान बनाई और अपने पिता के सपने को साकार किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर हमारे पास ज्ञान और मेहनत करने की इच्छा, शक्ति है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में गिरकर उठना ही असली ताकत होती है।
अरविंद ने गलती की, उसका परिणाम भी भुगता, लेकिन उसे राधिका ने एक और मौका दिया। यह हमें यह समझाने के लिए काफी है कि जब तक जीवन है, तब तक इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है। हर गलती का अंत नहीं होता, बल्कि वह एक नया सबक होता है जिसे सीखकर हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह खतरनाक और सच्ची कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना, क्योंकि आपकी हर एक बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, कहानी का मजा सिर्फ उसे सुनने में नहीं, उस सीख को अपनी जिंदगी में उतारने में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच्चे और खतरनाक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ शेयर करना न भूलें। हमारी यही दुआ है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सलामत और खुश रहें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या अनोखी कहानी है तो कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।